हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आज आप लोगों को जॉइंट्स डिजीज जोड़ों के दर्द के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जॉइंट्स डिजीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि दिल की बीमारी के बाद दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला बीमारी है और यह विश्व में लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम जॉइंट्स डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले जॉइंट्स के बारे में समझते हैं, जिससे हमें जॉइंट्स डिजीज को समझने में आसानी होगी। जॉइंट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट्स और दूसरा साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स होता है ऐसा जो जिसमें कि मूवमेंट ना हो, इमूवेबल जॉइंट्स होता है, जिसे हम सिन आर्थ्रोडियल जॉइंट्स भी कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स हमारे स्कल बोन में पाए जाते हैं, आपस में स्कल बोन के आपस में पाए जाते हैं। जैसे स्कल बोन की जो हड्डियां होती हैं वो आपस में फाइब्रस जॉइंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है साइनोवियल जॉइंट्स, जिसे हम डाई आर्थ्रोडियल जॉइंट्स भी कहते हैं। यह सबसे कॉमन और पूरे शरीर में पाए जाने वाला जॉइंट्स है, जैसे नी जॉइंट, सोल्जर जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स, हिप जॉइंट। ये सारे जो भी जॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। यह एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का फिगर है, जिसमें हम देख रहे हैं दो हड्डियां हैं, दो बोन्स है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इन दो बोन्स के ये एंड्स जो है, बोन्स के एंड्स है, ये एक आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसे हम हाइलाइन कार्टिलेज भी कहते हैं, के द्वारा घिरे हुए होते हैं। इन दोनों बोन्स को चारों तरफ से घेरते हुए एक आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, जो इस बोन को आपस में बचाने का काम करता है। और इसके बाहर, आर्टिकुलर कैप्सूल के बाहर की तरफ लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं। इस आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर की तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह साइनोवियल फ्लूइड इन दोनों बोन्स को मूवमेंट के दौरान होने वाले फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है और इसके साथ साथ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और यह जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो कि बोन्स के जो एंड्स पर पाए जाते हैं, यह भी मूवमेंट के दौरान होने वाले इन दोनों बोन्स में आपस में फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि जॉइंट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज हम जॉइंट्स डिजीज के बारे में देखते हैं। जॉइंट्स डिजीज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। एक कॉमन नेम है आर्थराइटिस। जॉइंट्स डिजीज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट एंड गॉटी आर्थराइटिस। तो आज हम सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में देखते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण है होने के। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजनरेटिव डिजीज है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यह कार्टिलेज जो होता है, अभी हम इसके पहले देखे कि कार्टिलेज, जिसे हम हाइलाइन कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, यह समय के साथ साथ और उम्र बढ़ने के साथ साथ यह फ्रिक्शन के द्वारा, जब मूवमेंट होता है तो इन दोनों कार्टिलेज में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के द्वारा यह कार्टिलेज घिसने लगते हैं और घिस करके छोटे छोटे पीसेस के रूप में इस ज्वाइंट स्पेस को भर देते हैं, जिससे यह ज्वाइंट स्पेस भरने की वजह से यह बोन्स के इस दोनों एंड्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं और जिससे मूवमेंट के दौरान आपस में ये रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है इनमें और फ्रिक्शन के द्वारा पेन का अनुभव करते हैं। तो यह हम देखते हैं कि इस प्रकार से यह ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजनरेटिव डिजीज है, जिसमें यह ज्वाइंट कार्टिलेज जो है वो पूरी तरह से छोटे छोटे पीसेस के रूप में टूट करके और बोन्स में आपस में रगड़ की वजह से पेन होने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस वेट बियरिंग जॉइंट्स पे ज्यादा पाए जाते हैं। वेट बियरिंग जॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे नी जॉइंट हुए, हिप जॉइंट हो गया और वर्टिब्रल जॉइंट्स हो गए।
ये तीनों ज्वाइंट्स वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स होते हैं। इसमें क्योंकि बॉडी का पूरा वेट इन्हीं तीन ज्वाइंट्स पर ज्यादा होता है, तो यह वेट ये ज्वाइंट्स जल्दी और बहुत ही तेजी से घिसने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से इन ज्वाइंट्स पर ज्यादा ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस उंगलियों में हो, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड्स पर हो, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे कुछ पेशेंट्स में, जिसमें फिंगर्स के डिस्टल एंड्स जो होते हैं वह स्वेलिंग हो जाते हैं और यह पेनलेस होते हैं। इस प्रकार के स्वेलिंग को हम हैबर्डेन्स नोट्स कहते हैं, हैबर्डन नोट्स। तो ये हम देखते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिसएबलिंग और पेनफुल कंडीशन होता है, जिसमें मॉर्निंग में स्टिफनेस होता है, राइजिंग स्टिफनेस, जिसमें पेशेंट को सुबह बेड से उठने के बाद आधे घंटे से 1 घंटे तक स्टिफनेस की फील करना, यानी कि अकड़न महसूस करना, और धीरे धीरे जैसे बॉडी वार्म अप होता है उसके बाद से ये अकड़न धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन लॉन्ग कंटिन्यूड मोशन में इन्हें सीवियर पेन अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिक डिजीज को हमने अभी देखा। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे बचाव कर सकते हैं, और जिन भी लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो चुके हैं तो वो लोग इसके दर्द को कैसे कम कर सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला, अपने भोजन में हम सलाद के रूप में प्याज और लहसुन का थोड़ा सा सेवन करना। यह प्याज और लहसुन में एक कंपाउंड पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड, जिसे हम डाई एलिल सल्फाइड कहते हैं। यह डाई एलिल सल्फाइड कार्टिलेज को घिसने वाले, कार्टिलेज पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स को कम करने का काम करता है, जिससे कार्टिलेज हमारी कम घिसती है और उसके घिसने की स्पीड बहुत कम हो जाती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो है वो काफी लंबे समय तक नहीं हो पाते। इस प्रकार से हम प्याज और लहसुन इन दोनों का सेवन करके अपने ऑस्टियोआर्थराइटिक प्रोसेस चेंजेस को हम डिले कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि हमें अपने बॉडी का बीएमआई नॉर्मल बनाए रखना। यह बीएमआई क्या होता है? बीएमआई एक बॉडी फैट को मेजर करने का एक तरीका है, जिसे हम हाइट, वेट और एज के द्वारा मेजर करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर बीएमआई किसी का 18.5 से कम है तो उसे हम अंडरवेट का कहते हैं। ठीक है, अगर किसी का बीएमआई 18.5 से लेकर के 25 के बीच का होता है तो उसे हम कहते हैं कि नॉर्मल बीएमआई का ये व्यक्ति है। अगर किसी का बीएमआई 25 से 30 के बीच का है तो वह ओवरवेट कहलाता है, और अगर किसी का बीएमआई मोर देन 30 होता है तो उसे हम ओबीज और ओबेसिटी कहते हैं। तो अभी हम देखें कि नॉर्मल बीएमआई 18.5 से लेकर के 25 के बीच का होता है, और अगर कोई व्यक्ति 25 से एबव 30, 35 या 40 के ऊपर का होता है तो उसे हम ओबीज कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में, जो लोग ओबीज और ओवरवेट के होते हैं, ऐसे लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल वेट से अगर 1 पाउंड वेट ज्यादा, 1 पाउंड प्रति पाउंड वेट बढ़ने पर हमारे वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स जो होते हैं, हिप ज्वाइंट और नी ज्वाइंट्स पर 4 गुना प्रेशर बढ़ जाता है। इस 4 गुने प्रेशर की वजह से जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वह बहुत तेजी से खींचने लगते हैं, और हम देखते हैं कि जो भी ओबीज पर्सन होते हैं, जो भी मोटे ताजे पर्सन होते हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ही कम उम्र में दिखने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमारा बीएमआई नॉर्मल रेंज में रहे, 18.5 से लेकर 25 के बीच का रहना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि हमें अपने बॉडी को एक्टिव बनाए रखना। अपने बॉडी को हम एक्टिव किस प्रकार से बना सकते हैं? इसके लिए हमें हफ्ते में 7 दिन में कम से कम 5 दिन प्रतिदिन आधे घंटे तक या तो योगा करना चाहिए, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर हम वॉकिंग कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधे घंटे के लिए इसे करना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के मसल्स जो हैं वो मजबूत बने रहें। और अगर मसल्स मजबूत रहेंगे तो हमारे ज्वाइंट्स पर जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर काफी कम हो जाएगा,
जिससे हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और हम ऑस्टियोआर्थराइटिक प्रोसेस को बच सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अभी हमने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, कितने प्रकार कैसे होता है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने अगले सीरीज में हम देखेंगे कि अगले सीरीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसके नेक्स्ट सीरीज में गाउट एंड गॉटी आर्थराइटिस को देखेंगे।